हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश विलिंग मैजिक टॉक शो के हिंदी पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में बड़ी और असामान्य सफलता पाने की राह दिखाते हैं। किताबशाला सीरीज में हमने लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक्स के इम्पोर्टेंट लेसन्स को बहुत ही क्रिएटिवली और सिंपल वे में आपके सामने लाने की कोशिश की है। यानी कि पूरी किताब का सारांश सिर्फ 7 मिनट और 7 लेसन्स में। आगे बढ़ने से पहले मैजिक टॉक शो यानी के MTS पॉडकास्ट को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे पॉडकास्ट के अपडेट्स लगातार मिलते रहे। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं लियाकत अहमद की किताब लॉर्ड्स ऑफ फाइनेंस के बारे में, जो हमें इंटर वॉर एरा के समय की फाइनेंशियल सिचुएशंस का अभ्यास करवाएगी। लियाकत अहमद की एक किताब जिसका नाम है लॉर्ड ऑफ फाइनेंस, द बैंकर हु ब्रोक द वर्ल्ड, ये रीडर्स को एक इंटरव्यूअर से एरा में ले जाती है जहां एक अशांत युद्ध जैसा माहौल है। चलिए थोड़ी सोशल साइंस की किताबों को याद करते हैं, थोड़ा हिस्ट्री को और आगे बढ़ते हैं। तो ये इंटर वॉर चल रहा है जहां वर्ल्ड वॉर 1 के अंत से ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत तक। इस किताब को लिखने के लिए लेखक ने अद्भुत रिसर्च करी है और एक एक फैक्ट को रीचेक करके लिखा है। तो इस किताब में उस टाइम के बारे में चर्चा हो रही है जब बैंकर के जीवन में और निर्णयों को हाईलाइट किया गया है। बैंक्स ऑफ इंग्लैंड के मॉन्टोज नॉर्मन फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क से बेंजामिन स्ट्रॉन्ग बैंक्वी के फ्रांस के इल्यूमिनी मोरू और रिश बैंक ऑफ जर्मनी से हल्जमार शसत। इस किताब में लिखी गई कहानी से हम उस इंटरवॉर एरा में समय में इकोनॉमिक बायोग्राफी और हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, और ये भी पता चलता है कि इन 4 लोगों का कितना बड़ा हाथ था पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को अपग्रेड करने में। इस किताब में हमें इन लोगों की पर्सनालिटी, फिलॉसफी के बारे में जानकारी मिलती है और ये भी पता चलता है कि बदलती दुनिया में इन लोगों ने कितने पॉलिटिकल प्रेशर सहे होंगे फाइनेंशियल लैंडस्केप को बदलने के लिए। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक हिस्टोरिकल ड्रामा सीन चल रहा है जिसमें एक तरफ मॉनेटरी पॉलिसीज की परेशानियां हैं, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स का प्रभाव है, और दूसरी तरफ बैंकर्स का स्ट्रगल है जिसमें वो पोस्ट वर्ल्ड वॉर रिपेयर की प्रॉब्लम से अभी उभरे ही नहीं है। हाइपर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम तो है ही और गोल्ड स्टैंडर्ड भी गिर चुके हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में चारों तरफ मानो अफरा तफरी मची हुई है। जब आप किताब को पढ़ेंगे तो आपको ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए नजर आएगा, और यही खासियत है इस किताब की। तो जिन्होंने भी हिस्ट्री में, फाइनेंस में वर्ल्ड वॉर के टाइम की स्थिति जानी है, उसमें इंटरेस्ट है, तो सभी को ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए क्योंकि उनको ये बहुत रोमांचक लगने वाला है। तो क्या आप सभी तैयार है? तो हम आपको ले चलते हैं 7 गैल्वनाइजिंग लेसन्स फ्रॉम दिस बुक की ओर, जिससे हम पूरी किताब समझने की कोशिश करेंगे। लेसन नंबर 1, द गोल्ड स्टैंडर्ड। ये किताब गोल्ड स्टैंडर्ड की और इंटर वॉर के एरा की मॉनेटरी पॉलिसीज को बहुत ही बारीकी से एग्जामिन करती है। सबसे पहले आपके समाज के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड होता है वो बता देता है। देखिए, गोल्ड स्टैंडर्ड एक मॉनेटरी सिस्टम था। कुछ कंट्रीज पहले इसे यूज किया करती थी जिसमें करेंसी को एक स्पेसिफिक गोल्ड की वैल्यू दी जाती थी, जिसका मतलब है स्पेसिफिक अमाउंट उतना गोल्ड आप ले सकते थे। लेखक बताते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड्स भले ही स्टेबिलिटी आ जाती थी, लेकिन उससे अपने ही कई नुकसान हुआ करते थे। इसके कारण सेंट्रल बैंक के हाथ बंद गए और वो क्राइसिस के टाइम पर कुछ रिएक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि पैसों की कीमत कुछ सेट अमाउंट ऑफ गोल्ड तय कर रही थी। एस्पेशली ग्रेट डिप्रेशन के समय इसका काफ़ी इकोनॉमिक डाउनटर्न में रोल था, और जिन कंट्रीज का गोल्ड स्टैंडर्ड की तरफ कमिटमेंट था उन पर एक एक्सचेंज रेट
मेंटेन रखने का प्रेशर बना रहा था, जिसका इकोनॉमिक इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है। लेसन 2, इकोनॉमिक इंटरकनेक्टेडनेस। इन 1929 में अमेरिका के स्टॉक मार्केट में क्रैश हुआ था और एक तहलका मचा था, जिसका प्रभाव 7 समुंदर पार पूरी दुनिया में हुआ था और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी उससे अफेक्ट हुई थी। इसी बात पर किताब जोर देती है कि एक नेशन की इकोनॉमिक कंडीशंस का प्रभाव दूसरे नेशन पर कितना और कैसे पड़ता है। इसलिए ये जरूरी है कि कंट्रीज इकोनॉमिकली कोलैबोरेट करें और ग्लोबल क्राइसिस से बचे। तो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में कंट्रीज की इकोनॉमी को इंटरकनेक्टेड रखना जरूरी है, जिससे आप इकोनॉमी को एक बड़े चैलेंज से बचा सकते हैं और कोलैबोरेटिव एफर्ट्स करके एक दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं। लेसन नंबर 3, मॉनेटरी पॉलिसी चैलेंजेस में कई प्रकार के सिचुएशन आती है जिन्हें सेंट्रल बैंक को हैंडल करना पड़ता है, जैसे करेंसी रेट को मैनेज करना, इन्फ्लेशन को मैनेज करना और ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को परखना और उसे बनाए रखना। इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना और प्राइसेस की स्टेबिलिटी को प्रिजर्व करने के बीच में संतुलन बनाए रखना सेंट्रल बैंक्स के लिए सबसे कठिन काम होता है। जब ट्रेड्स का पूरा पैसे का इनफ्लो इंटरनेशनली होने लगे, तब किसी भी पॉलिसी को लागू करना भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है एक ग्लोबलाइज कंट्री में। तो इस किताब में ये समझाया गया है कि कैसे बैंकर्स के लिए बदलती इकोनॉमिक कंडीशंस को समझना मुश्किल था और गोल्ड स्टैंडर्ड्स की वजह से वो क्राइसिस पर रिएक्शन भी नहीं कर पा रहे थे। लेसन 4, ह्यूमन फॉलेबिलिटी। ये किताब सेंट्रल बैंक के साथ थोड़ी सहानुभूति साझा करती है, जिन्होंने अशांतता और विचलित समय में कुछ एक्शंस और डिसीजंस लिए। लेखक का मानना है कि ये जो लोग हैं वो अपने खेल में बेहतरीन होते हैं और उनसे भी कभी कभी गलती हो सकती है, स्पेशली तब जब परिस्थिति थोड़ी स्ट्रेसफुल हो जाए, तो फाइनेंशियल की वजह से ये हो सकता है। ये किताब इस बात पर जोर देती है कि कैसे ये सेंट्रल बैंकर्स अपने अनुभवी होने के बावजूद कभी कभी गलती कर बैठते हैं और अपनी सीमाओं को लांघ देते हैं, लेकिन दूसरी ओर उनके अंदर एक और परेशानी से उनके पास है अनिश्चितता, और उसका कारण जो उनकी बड़ी जवाबदारी के कारण लेखक उन्हें साथ सहानुभूति रखते हैं। तो इस बात से हमें क्या समझ में आता है, यही कि सेंट्रल बैंकिंग जैसी फील्ड में भी जरूरी नहीं है कि आप हर वक्त सही निर्णय लेंगे, क्योंकि आखिर में तो सभी इंसान ही हैं, है ना। लेसन 5, द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ये किताब इस बात को गहराई से देखती है कि मॉनेटरी पॉलिसीज पर गवर्नमेंट का पॉलिटिकल फैक्टर का कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है, जिसके कारण एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंकिंग में और पॉलिटिकल प्रेशर में। ये इस चीज को इलस्ट्रेट करता है कि कैसे गवर्नमेंट स्पेशली डेमोक्रेटिक कंट्रीज की सेंट्रल बैंक पर अपना जोर चलाना चाहता है, जिसके कारण वो लोगों की इकोनॉमिक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को दांव पर लगा देता है। ये कहानी इस बात को साझा करती है कि कैसे कभी कभी सेंट्रल बैंक्स अपने आप को पॉलिटिकल अफेयर्स के बीच फंसा हुआ पाते थे और इसलिए वो फैक्ट्स को बोले बगैर निर्णय ले लेते थे। तो पॉलिटिकल पार्टीज के दबाव के कारण सेंट्रल बैंक को फ्रीडम नहीं मिलता था, जिसके कारण वो ऐसे पॉलिसीज लागू ही नहीं कर पाते थे जो देश के फायदे के लिए है और इकोनॉमी को ऊपर ले जाए। लेसन 6, द रोल ऑफ हब्रिस। ये किताब के जरिए ऑथर अहमद ओवर कॉन्फिडेंस से होने वाले नुकसान को दर्शाते हैं। उनका मानना था कि बिना सोचे समझे बस खुद पर अंधाधुंध विश्वास करके आप इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज को और बढ़ावा देते हैं। ऐसे कई इंस्टेंसेस के बारे में की गई है जिसमें पॉलिसी मेकर्स फाइनेंशियल्स और घमंड की आड़ में आके गलत डिसीजंस लेते हैं। इस पॉइंट के जरिए लेखक ह्यूमिलिटी का महत्व पर जोर देते हैं, जिसका आज ही हाई स्टेक इकोनॉमिक पॉलिसीज में बड़ा इन्फ्लुएंस है। सही निर्णय लेने के लिए जरूरी है कि आप अपने ज्ञान की सीमा को समझें
और जो नहीं हो सकता है उन चांसेस को अवॉइड करें। लॉर्ड ऑफ फाइनेंस बुक हमें ये सिखाती है कि अभिमानी और घमंड में फर्क होता है और फाइनेंस की दुनिया में इस दोनों चीज का काफी प्रभाव पड़ता है हमारे डिसीजंस के ऊपर। तो विनम्रता बनाए रखें, ह्यूमिलिटी बनाए रखें और देखिए कैसे आपके निर्णय ज्यादातर के सही साबित होंगे। लेसन नंबर 7, फाइनेंशियल इनोवेशन। लेखक इस बात का एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे आधुनिक वित्तीयता उपकरण यानी कि जो न्यू इनोवेशन फाइनेंशियल टूल्स है वो आजकल मार्केट में जो चल रहा है उससे रिलेटेड उनकी वजह से फाइनेंशियल एक्सेस आसान हो जाता है लोगों को निवेश करने के लिए। जैसे न्यू डेरिवेटिव्स और सिक्योरिटीज का परफेक्ट उदाहरण है। ये किताब इन इनोवेशंस की जटिलता और अस्पष्टता की ओर हमारा ध्यान खींचती है जो ये इनोवेशंस ला सकते हैं अगर ये ज़्यादा ही स्पीड से एडवांस बने जाए तो। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे ध्यानपूर्वक रेगुलेशंस लगाकर चीज़ों को मॉनिटर किया जा सकता है, इन फाइनेंशियल इनोवेशंस के खतरों के कंट्रोल किया जा सकता है। जब इन इनोवेशंस की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तब ये क्राइसिस जो भी बुलावा दे सकता है वो इसे इंटर वॉर एरा के टाइम हुआ था। तो ज़रूरी है कि आधुनिकता और स्टेबिलिटी के बीच एक संतुलन खोजा जाए और केयरफुली और सही ढंग से उसे नज़र रखी जाए और उस हिसाब से इनोवेशन को मैनिपुलेट किया जाए। तो इसी के साथ हमारे वीडियोस के 7 अद्भुत लेसन्स यहाँ पर समाप्त होते हैं। संक्षिप्त में बात करें तो किताब का इकोनॉमिक हिस्ट्री के इंटरवॉर एरा का भ्रमण कराती है, जहां हमें देखने मिलता है कि उस समय फाइनेंशियल सिचुएशंस क्या रही होगी और कैसे हम उस क्राइसिस से आज परिस्थिति में आना सीख गए हैं। सेंट्रल बैंकर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, इन सभी के रोल को लेखक ने काफ़ी अच्छे ढंग से और इन डेप्थ में समझाने की कोशिश की है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपको दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम किताबशाला के जरिए एक माध्यम है जो आप तक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान पहुंचाना चाहते हैं, वो भी सिंपल और आसान भाषा में। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दे, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल कीजिए और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाइए। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करेंगे द मिलेनियर फास्ट लेन नाम की इस किताब के बारे में, जो पैसे कमाने के ट्रेडिशनल सिस्टम्स पर सवाल उठाती है और फाइनेंशियल फ्रीडम का एक नया द्वार खोल देती है। तब तक दिस इज प्रथमेश वेलिंग साइनिंग ऑफ, अंटिल वी मीट नेक्स्ट। थैंक यू।